सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो जो है बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है। आर्टिकल 13 के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कौन कौन सी डॉक्ट्राइन उसके अंदर है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 को। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। और पार्ट 3 जो है दोस्तों वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, आप सबको पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, है ना। तो इन 3 सालों में देश को कैसे चलाया गया, कैसे गवर्न किया गया? बहुत सारे एक्ट को लाकर, बहुत सारे एक्ट पास करके हमारे कंट्री को गवर्न किया गया जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया, है ना। तो आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 1 है दोस्तों, यही बात करता है कि ऑल द लॉज विच वर मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे कानून, ठीक है, जो संविधान के बनने से पहले बनाए गए थे, वो क्या हो जाएंगे? वो वाइड हो जाएंगे, वो शून्य हो जाएंगे, एज लॉन्ग एज दे आर वॉयलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब वो वॉयलेट हो जाएंगे अगर वो उस लॉ का कोई भी कानून, कोई भी प्रोविजन क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। क्लियर है दोस्तों? आगे ये बोलता है कि ओनली दैट पार्ट ऑफ लॉ which will be void which is against the provision of the constitution and not the whole law। कहने का मतलब कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कोई भी एबीसी एक्ट बनाया गया था संविधान लागू होने से पहले, और उस एबीसी एक्ट का कोई एक या दो प्रोविजन क्या कर रहे हैं? हमारे फंडामेंटल राइट से वॉयलेशन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हैं। तो क्या एबीसी एक्ट कंप्लीट एक्ट को ही वाइड कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके उस प्रोविजन को मात्र वाइड किया जाएगा जो क्या कर रहा है? हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरा एक्ट जो होगा वो वाइड नहीं होगा, उस एक्ट के उस प्रोविजन को ही सिर्फ नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ये है आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1। सिंपल और स्वीट लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि ये बोलता है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। अब ये जो आर्टिकल 13 है दोस्तों, ये दो डॉक्ट्राइन को दिखाता है। पहला तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को, ठीक है, और दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रेबिलिटी को। तो अब सबसे पहले हम डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को पढ़ते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहता क्या है। तो मैंने आपको बुक की पीडीएफ से बताया है, अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि द लॉ विच हैज बीन वैलिड एट इट इंसेप्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है कि वो कानून जो जब बनाया गया था तब क्या था? वैलिड था। जब बनाया गया वो एक्ट वैलिड था, बट हैज बिकम इनवैलिड ऑन द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बनाया गया उस एक्ट को तब वो वैलिड था, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ तो वो क्या हो रहा है? वो इनवैलिड हो जा रहा है संविधान के आने से। और रीजन क्या है? क्योंकि उसके बीइंग इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि क्यों वॉइड हो जा रहा है? क्योंकि उसके कुछ प्रोविजन क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लॉ को क्या कर दिया जाएगा? वाइड कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। और इसी को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसी को? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, ये आगे क्या बोलता है? इट इज ट्रीटेड टू बी डोरमेंट बट नॉट डेड। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा लॉ डेड नहीं होगा, उसके उस प्रोविजन को डोरमेंट कर दिया जाएगा। इक्लिप्स का मतलब क्या होना है? क्या होता है दोस्तों? छुपाना होता है। तो मतलब कि उस प्रोविजन को छुपा दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स क्या करेगा? उस पर अपनी शैडो क्रिएट कर देगा, उसको छुपा लेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी बात करती है, अब जो आर्टिकल 13 है उसका सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? सब क्लॉज 2 बोलता है कि द स्टेट मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब ये जो सब क्लॉज 2 है दोस्तों आर्टिकल 13 का, ये संविधान बनने के बाद से लागू होता है। ठीक है, ये इसका जो है ये
प्रोस्पेक्टिव इसका अप्रोच है, ठीक है, मतलब कि ये पहले से लागू नहीं होगा, ये बाद से लागू होता है। ये कहता है कि जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वॉयलेट करता है। देखिए साफ साफ लिखा है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मतलब कि उस हद तक, जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, वो क्या कर दिया जाएगा, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये हमारा बोलता है सब क्लॉज 2। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सब क्लॉज 3 क्या बोलता है कि यहाँ पे जो लॉ का यूज किया गया है, सब क्लॉज 2 में ये जो वर्ड यूज किया गया है कि कानून, ये जो वर्ड लॉ है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो सब क्लॉज 3 यही बोलता है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। लॉ का मतलब होता है कोई भी ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं करेगी, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा बाय लॉज नहीं बनाएगा, रूल्स नहीं बनाएगा, रेगुलेशन नहीं बनाएगा, कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, ठीक है, कोई ऐसा कस्टम वो नहीं करेगा, यूजेज नहीं करेगा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। तो क्लियर है दोस्तों, ये था आर्टिकल 13 और अभी इसमें बहुत कहानी है। अब आगे आता है दोस्तों, अब आप देखिए कि लॉ के डिफिनीशन में कहीं भी आपको अमेंडमेंट वर्ड दिख रहा है। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि क्या लॉ का मतलब अमेंडमेंट भी होता है, जो आर्टिकल 368 में बात कर रहा है, तो क्या लॉ के अंदर अमेंडमेंट माना जाएगा। अब ये बहुत बड़ा विवाद हो गया दोस्तों, इसी से बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट आए। तो पहली बार जो दोस्तों शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, ये दो अलग अलग केस हैं, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो वर्ड है लॉ इन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 2 में जो लॉ वर्ड का यूज किया गया है उसके अंदर अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो अमेंडमेंट करके, संविधान में अमेंडमेंट करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर सकती है। ये इन दो केसेस में किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस ग्राउंड हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड द प्रोविजन डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 का यूज करके हमारे संविधान में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको वॉयलेट कर सकती है। लेकिन आगे बहुत बड़ा खेल हो गया। खेल क्या हो गया दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में जो जजमेंट दिया था उसको ओवर रूल्ड कर दिया। मतलब उसके खिलाफ बोला गोलकनाथ में, क्या बोला कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। इस केस में द कोर्ट हैज एक्सप्रेस द व्यू दैट वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें दोस्तों बोला गया कि ये जो यहाँ पे लॉ की डिफिनीशन दी गई है इसमें अमेंडमेंट भी इंक्लूड होता है। सज्जन सिंह और शंकरी में बोला कि अमेंडमेंट यूज नहीं होता, लेकिन गोलकनाथ में अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल्ड करके बोला कि इस लॉ के डिफिनीशन में अमेंडमेंट भी यूज होता है दोस्तों। अब यहीं से पूरा दिक्कत हो गई। अब दिक्कत क्या हो गई, अब देखो अमेंडमेंट ये क्या बोला कि एक्सप्रेस द व्यू दैट वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड ऑल्सो देयरफॉर इफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स अवे और एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट द अमेंडमेंट शैल बी वाइड। कहने का मतलब कि अगर देखो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में क्या बोला कि पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 का यूज करके जो कि अमेंडमेंट के बारे में बात करता है तो संविधान में अमेंडमेंट करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ में क्या बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करके भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक टसल चल रही है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक टसल चल रही है कि मतलब क्या होगा। अब आगे क्या हुआ कि देखिए जो गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दोस्तों, तो उसने क्या किया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया तो उसमें आगे क्या किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू गेट ओवर द डिसीजन इन गोलकनाथ के डिसीजन से छुटकारा पाने के लिए हमारे जो मैडम इंदिरा गांधी थी उन्होंने संविधान में 24th अमेंडमेंट एक्ट किया 1971 में। मतलब संविधान को ही बदल दिया और संविधान को बदल के उन्होंने क्या लिख दिया, अमेंडमेंट न्यू क्लॉज जोड़ दिया गया, एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया। पहले आर्टिकल 13 में सिर्फ 3 क्लॉज थे,
क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। लेकिन जब गोलकनाथ के डिसीजन के बाद पार्लियामेंट ने संविधान में अमेंडमेंट किया, कौन सा अमेंडमेंट किया? 24th अमेंडमेंट किया 1971 में, और उसमें एक क्लॉज 4 भी जोड़ दिया गया आर्टिकल 13 में। और क्लॉज 4 क्या बोलता है दोस्तों? क्लॉज 4 बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अब देखिए दोस्तों, संविधान को ही बदल दिया और बोला कि लॉ की डिफिनीशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन सकती है, फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे एक और लैंडमार्क केस आया। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसमें बोला गया केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को वैलिड बताया कि हाँ ठीक है, आपने अगर अमेंडमेंट कर दिया तो ठीक कर दिया, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट हैज ओवर रूल्ड इट्स डिसीजन इन गोलकनाथ। मतलब गोलकनाथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और उसी डिसीजन को फिर से ओवर रूल्ड कर दिया। मतलब इसमें बोला कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की शक्ति है, इंक्लूडिंग द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, बट इट हैज़ नो पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो है जजमेंट, इसी में पहली बार डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और बोला कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे संविधान को बदल सकती है, और संविधान में जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स है उसको भी बदल सकती है, लेकिन जो पार्लियामेंट है उस संविधान के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल रूप ढांचे जो हैं उनको नहीं बदल सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। तो आई होप दोस्तों आर्टिकल 13 आपको इससे इजी लैंग्वेज में कोई नहीं समझाएगा और क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।